अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। बेटा आज सुबह मैंने लिया था तुम्हारा सुबह नहीं रात में, ठीक है, रात को 9 बजे मैंने लिया था टेस्ट और उसमें मैंने तीन प्रॉब्लम्स दी थी और तीनों की तीनों क्या थी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से रिलेटेड थी, ठीक है। और उससे पहले क्या था कि कल हमने सुबह में जो हमारी गूगल क्लासरूम पे क्लास हुई थी तो उसमें क्या था कि हमने सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स किए थे, ठीक है। एक तो थी 12.15, 12.16 और मैंने क्या कहा था उन्हीं का मैं टेस्ट लूँगी, उसका मैंने टेस्ट लिया और जो टेस्ट बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे दिया, ठीक है, या गूगल क्लासरूम पे दिया तो वो मैंने चेक किया, ठीक है। उसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ सही किया हो, कहीं ना कोई मिस्टेक्स थी। वो इसलिए कि ज़ाहिर है प्रैक्टिस नहीं है, अभी सिर्फ 2 न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे, प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं अब जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो फिर ये सारे जो तुम्हारे एरर्स हैं वो सारे के सारे, ठीक है, ख़त्म होते चले जाएंगे। अब जब हम ये प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें 1-2 दिन और लगेंगे इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए कि हमें अच्छी तरह से जितने कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएं और हमें प्रैक्टिस हो जाए। इसके लिए 1-2 लेक्चर और भी मुझे चाहिए होंगे। चलो, जो आज मैंने कल रात में टेस्ट दिया था, ठीक है, उसका ये सोल्यूशन है, ठीक है, उसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, ये सर्किट डायग्राम गिवन थी और क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर। 2 कैपेसिटर्स थे, एक की वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफेरेड और सेकंड की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। 2 कैपेसिटर से वोल्टेज गिवन था और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर। 2 कैपेसिटर हैं तो मैंने कहा 2 माइक्रोफेरेड क्या है C1, 4 माइक्रोफेरेड क्या है C2, वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है Q1, Q2, V1, V2, वोल्टेज एंड चार्ज, ठीक है, फॉर ईच कैपेसिटर। अच्छा, डेटा तो बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या है, जब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये पहचानना कि इसमें कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है। अब इसमें कॉम्बिनेशन कौन सा गिवन है 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। देखो दोनों एक दूसरे के सामने है ना, आमने सामने हैं। मैंने क्या कहा था, अगर 2 चीज़ें एक दूसरे के फ्रंट पे सामने सामने आ रही हों तो हम उसे क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे C1 और C2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी कैपेसिटेंस के लिए, वो क्या थी, C = C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन, जितने भी कैपेसिटर्स हों, ठीक है, वो जो पैरेलल में हों। यहाँ पे सिर्फ 2 कैपेसिटर्स हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, C = C1 + C2, 2 माइक्रोफेरेड + 4 माइक्रोफेरेड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 6 एक्सपोनेंट -6 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का साइन अगर हम ना लगाएं तो उसकी वैल्यू रखेंगे, माइक्रो किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंट -6 के, ठीक है। अब क्या है, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन हो, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन हो, चाहे दोनों मिक्स गिवन हो, ठीक है। सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, Q = CV। C हमारे पास क्या है, टोटल कैपेसिटेंस, V क्या है, टोटल वोल्टेज, ठीक है। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज के लिए इक्वेशन होगी Q = CV। टोटल चार्ज है तो कैपेसिटेंस की भी हम टोटल कैपेसिटेंस लेंगे, वोल्टेज भी कौन सा लेंगे, टोटल वोल्टेज लेंगे। तो टोटल कैपेसिटेंस हमने फाइंड कर ली है, वो क्या है 6 माइक्रोफेरेड। तो हम C की जगह रखेंगे 6 एक्सपोनेंट -6 और वोल्टेज गिवन है कितना है 10, उसकी जगह क्या रख देंगे हम 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास टोटल चार्ज के लिए आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, फिर से हम डायग्राम पे वापस जाएंगे। कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो, दोनों में सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, फिर टोटल चार्ज फाइंड करते हैं, फिर हम वापस डायग्राम पे जाते हैं। ये 2 चीज़ें करने के बाद अब जो हमारे पास कॉम्बिनेशन गिवन है, कॉम्बिनेशन कौन सा गिवन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। वोल्टेज सेम रहेगा, इट मीन्स जो टोटल वोल्टेज है वही V1 होगा, वही क्या होगा V2 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया V = V1 = V2 = 10 वोल्ट, ठीक है। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। सेम रहने का मतलब क्या होता है कि जो टोटल वोल्टेज है वो हमें हर कैपेसिटर्स पे टोटल वोल्टेज ही मिलेगा,
ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया एज C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हमें अलग अलग वोल्टेज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम चार्ज फाइंड करेंगे। Q1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C1V1, C1 की वैल्यू रखेंगे, C1 की वैल्यू क्या है 2 एक्सपोनेंट -6 और V1 क्या है 10, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 2 एक्सपोनेंट -5 कूलम। फिर क्या करेंगे, Q2 के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे, Q2 इक्वल्स टू C2V2, C2 की वैल्यू क्या गिवन है वो हम रख देंगे 4 एक्सपोनेंट -6 और V2 क्या है 10, V1 V2 और टोटल वोल्टेज क्या है इक्वल हैं, तो V1 की जगह भी 10 रखेंगे, V2 की जगह भी 10 ही रखेंगे, C1 की जगह C1 की जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, C2 की जगह जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, तो Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 एक्सपोनेंट -5 कूलम। ठीक है, अब यहाँ देखो एक तरह से अब हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत है या सही। कैसे करेंगे कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है, ठीक है, ये चीज़ लिख लो, पेंसिल से लिखो कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन होगा तो हम क्या करेंगे कि जो चार्जेस हम फाइंड करेंगे Q1 Q2 Q3 जो भी हम फाइंड करेंगे उनका सम ले लेंगे। यहाँ पे हमने दो चार्ज फाइंड किए हैं Q1 और Q2, इसको सिर्फ रफ में करना है। Q1 और Q2 का सम लो, Q1 कितना है 2 एक्सपोनेंट -5, Q2 कितना है 4 एक्सपोनेंट -5, दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 6 एक्सपोनेंट -5। Q1 प्लस Q2 दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट +5। ठीक है, और देखो टोटल चार्ज जो हमने फाइंड किया है वो भी कितना है 6 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम चार्जेस का सम लें तो वो टोटल चार्ज के इक्वल आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स हमारा सोल्यूशन क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमने कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने दो पार्ट दिए थे A और B। ठीक है, और दोनों में हमें क्या करना था, सिर्फ टोटल कैपेसिटेंस या क्या कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक ही चीज़ होती है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहें या टोटल कैपेसिटेंस कहें, एक ही चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट A पार्ट B दोनों में हमें क्या करना था, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी थी। ओके, पार्ट ए का जो सर्किट है इसमें देखो दो कैपेसिटेंस क्या हैं, 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड, दोनों क्या हैं सीरीज़ में हैं। अब 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के लिए मैंने क्या किया कि 2 माइक्रोफैरेड को मैंने कहा ये है C1, और जो 1 माइक्रोफैरेड मैंने कहा ये है मेरे पास C2, और जो है दोबारा से एक और 2 माइक्रोफैरेड है मैंने कह दिया इसको ये क्या है C3। अच्छा देखो ऊपर वाली जो दो कैपेसिटेंसेस हैं 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड क्या है C1 C2। अब C1 और C2 दोनों क्या हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। ठीक है, डायग्राम को पहले समझ लेते हैं कि C1 और C2 दोनों क्या हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में है। C1 और C2 के साथ जो C3 का कॉम्बिनेशन है, C3 किस में है, पैरेलल में है। यहाँ पे C1 और C2 सीरीज में लगे हैं और जो C3 लगा हुआ है वो है पैरेलल में। ठीक है, सर्किट समझ में आया कि C1 और C2 सीरीज में है और जो C3 है वो क्या है, पैरेलल में है। मैंने क्या कहा था कि हम पहले उस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं जहाँ पे जो कैपेसिटेंसेस हैं वो एक से ज़्यादा हों। पैरेलल में देखो हमारे पास सिर्फ एक कैपेसिटेंस है, और जो हमारे पास है सीरीज़, और सीरीज़ में कितनी कैपेसिटेंसीज हैं हमारे पास, 2 कैपेसिटेंसीज हैं। ठीक है, C1 और C2। तो पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, सीरीज़ वाले को। सीरीज़ का फॉर्मूला किस में आता है, 1/c की फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/c' इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, C1 और C2 सीरीज़ में थे, हमने सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई किया। अच्छा देखो C1 कितना है 2 माइक्रोफैरेड, या 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में सारी की सारी कैपेसिटेंसीज हैं, और C2 कितना है 1। ठीक है, हमने C1 की जगह रखा 2 और C2 की जगह रख दिया 1। फिर हमने लिया एलसीएम। अच्छा 1/1 नहीं लिखते कभी भी, अगर मेरे पास हो 1/1 तो हम 1/1 को सिर्फ 1 लिखते हैं। तो नेक्स्ट देखो मैंने स्टेप में क्या किया, 1/2 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, 1/1 नहीं लिखते, 1/1 की जगह सिर्फ 1 लिखते हैं। फिर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आया 2। अब 2 को हम क्या करेंगे, 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्लस 1 है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा।
फिर जो हमारे पास सिर्फ 1 था +1, जब उससे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब ये क्या हो गया, 1 + 3, तो मेरे पास 1/c' की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 2। ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 डिवाइडेड बाय c'। 1 डिवाइडेड बाय c' की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 2, और मुझे चाहिए सिर्फ c' की वैल्यू। ठीक है, तो फिर मैंने लिखा c' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम पलट देंगे, अब इसको उलट देंगे इक्वेशन को, तो ये c' ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे 3 नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास c' की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3, फिर 2 को 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 0.66 माइक्रोफैरेड। ये वैल्यू आ गई किसकी, मेरे पास c' की। ठीक है, अब देखो हमने किसे सॉल्व किया था, C1 और C2 को सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आया, c'। ठीक है, क्या आया, c'। अब क्या करेंगे कि देखो C3 अपनी जगह पे था, हमने C1 और यहाँ देखो C1 और C2 को सॉल्व किया तो हमारे पास आया c'। तो अगली डायग्राम जब हम बनाएंगे तो C1 और C2 की जगह सिर्फ एक कैपेसिटेंस हम रखेंगे जो हमने कैलकुलेट की है c'। ठीक है, c' कितना है, 0.66 माइक्रोफैरेड जो हमने कैलकुलेट किया था, और C3 तो गिवन है कितना है, 2 माइक्रोफैरेड। अब देखो c' और C3 दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। अब C3 और c' कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। अब क्या करेंगे, हम पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 एंड C + C3 एंड सो ऑन। जितनी कैपेसिटेंसीज हैं सबको जस्ट क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कैपेसिटेंसीज हैं जो पैरेलल में लगी हैं, एक है C' और एक क्या है, C3। तो CE यानी कि टोटल कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C' + C3। C' की वैल्यू क्या है, 0.66, तो C' की जगह हम रख देंगे 0.66। C3 की वैल्यू क्या है, 2, तो C3 के लिए रख दिया 2। तो CE हमारे पास कितना आ गया, 2.66 माइक्रोफैरेड। CE क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन से थे, जो डायग्राम थी A उसको हमने सॉल्व किया। एक और डायग्राम गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का, अब ये है डायग्राम है B। ठीक है, अब इसमें देखो 4 कैपेसिटर्स लगे हैं। C1 क्या है, 1 माइक्रोफैरेड, C2 क्या है, 2 माइक्रोफैरेड, C3 क्या है, 4 माइक्रोफैरेड, और C4 क्या है, 2 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे देखो C2 और C4 पैरेलल में लगे हैं, C2 और C4 क्या हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो पहले मैं पैरेलल को सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, डेटा मैंने बना लिया, C1 C2 C3 C4 की जो भी वैल्यूज़ थी वो मैंने लिख दी। अब क्या है कि C2 और C4 कौन से कॉम्बिनेशन में हैं, पैरेलल में हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा C' इक्वल्स टू C2 + C4। C3 की वैल्यू, C2 की जगह C2 की वैल्यू रखेंगे, क्या है, 3 माइक्रोफैरेड। C4 की जगह C4 की वैल्यू रखेंगे, कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरेड। तो C' हमारे पास क्या आ गया, 5 माइक्रोफैरेड। अब हम नया सर्किट बनाएंगे। देखो नया सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जिसको हमने सॉल्व कर लिया होता है उसको डायग्राम में दोबारा नहीं बनाते। अब देखो C2 और C4 को सॉल्व कर लिया ना हमने, तो अब एक डायग्राम मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ देखो तुम लोग को बनाई है, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि यहाँ देखो ये रही डायग्राम। ठीक है, ये वाली डायग्राम। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये है C2, ये है C4, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब जब डायग्राम बनाने जाएंगे तो देखो यहाँ पे C2 और C4 की ये जगह खाली, स्पेस खाली मैंने छोड़ दी। स्पेस खाली क्यों छोड़ी कि जिसको हमने सॉल्व कर लिया ना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ इसको मैं सर्किट से निकाल दूंगी, जो रिमेनिंग सर्किट है उसको ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी सर्किट में क्या बचता है, C1 C3 और ये बैटरी का साइन। तो मैंने C1 C3 और बैटरी का साइन एज इट इज़, ये रिमेनिंग सर्किट था। अब क्या करेंगे हम, C2 और C4 को तो हमने सॉल्व किया और हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, C'। अब इन दोनों कैपेसिटर्स की जगह मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया और उसको किससे शो किया, C3 से, सॉरी C' से। C1 पहले से था, C3 भी पहले से है, ये रहा C1 और C3, इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमने C' कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, C' जो हमने कैलकुलेट किया था। अब देखो C1 C' C3 तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में हैं,
सीरीज में। अच्छा, ये वाली जो सर्किट डायग्राम है ना, ये वाली, ये तुम लोग को नहीं बनानी, ये वाली सर्किट डायग्राम नहीं बनानी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। पहले ये है, इसके बाद ये वाली ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि हमने C2 और C4 को सॉल्व कर लिया, तो जो रिमेनिंग सर्किट था मैंने वो बताया, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, C2 और C4 की जगह क्या लगा देंगे, C डैश लगा देंगे, ये रहा C डैश, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब C1 C डैश C3 कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C की फॉर्म वाला। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/CE, CE क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फिर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C3, ये इसी सीक्वेंस में है ना, C1 C डैश C3। तो यहाँ भी हमने क्या रख दिया, 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C3। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे, C1 की जगह क्या रख देंगे, 1 माइक्रोफैरेड, C डैश की जगह क्या रख देंगे, 5 माइक्रोफैरेड, C3 क्या है, 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज रख दी। ये क्या था, 1/C1 था, तो C1 की जगह 1 रखा, फिर क्या था, प्लस 1/C डैश, C डैश क्या था, 5, मैंने 5 रख दिया, फिर C3 की जगह C3 की वैल्यू रख दी 4, ठीक है। अब हम लेंगे LCM, LCM हम इन वैल्यूज का लेंगे, 1 5 4, ये रहा LCM, ठीक है। मैंने क्या लिया, 4, ये है ना 4 5 1, इसका हम LCM लेंगे, 4 1 ज़ा 4, ये 1 तो एज इट इज चलता रहेगा ये वाला, ठीक है। फिर ये 1 आ गया, फिर 5 1 ज़ा 5, अब तीनों 1 हो गए, तो LCM क्या यहाँ पे खत्म हो गया। LCM लेना आता है ना सबको। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा क्या आ गया, 20, तो LCM क्या आया मेरे पास, ये मैंने लिख दिया 20। जो LCM आता है, बारी बारी ऊपर वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इससे भी मल्टीप्लाई किया 20, यहाँ भी 20 को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ भी, यहाँ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 21 सा क्या हो जाएगा, 20 एज इट इज आ गया। जब यहाँ हमने रखा तो ये कैंसिल कर देगा ना, 5 भी तो है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, और ये 4 आ गया यहाँ पे। इसी तरह से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, यहाँ आ गया 5। अब ये 20 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 29, और डिवाइडेड बाय 20 ये आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/CE, 1/CE की वैल्यू हमारे पास आ गई 29/20। हमें CE चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम पलट देंगे। जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा CE/1। नीचे अगर डिवाइड हो रहा हो 1 तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने लिखा CE, इसको भी पलट देंगे, 20 ऊपर आ जाएगा, 29 नीचे चला गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.68 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 0.68 माइक्रोफैरेड। ओके बेटा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में असल में काम ज़्यादा करने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर। सर्किट डायग्राम गिवन है, 3 कैपेसिटर्स हैं, C1 C2 C3। अब कहते हैं कि यहाँ पे आप चार्ज फाइंड करें हर एक के लिए, C1 के लिए Q1, C2 के लिए Q2 और C3 के लिए Q3। डेटा बना दिया मैंने, जो जो वैल्यूज़ गिवन थी, जो जो मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, सारी हमने लिख दी। अब क्या है कि यहाँ पे देखो C1 क्या है, सीरीज में है, और C2 और C3 क्या है, पैरेलल में। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ पहले पैरेलल के लिए, तो ये हो जाएगा C डैश इक्वल्स टू C2 प्लस C3। C2 की जगह C2 की वैल्यू रखेंगे, क्या है, 4 माइक्रोफैरेड, C3 की जगह C3 की वैल्यू रखेंगे, क्या है, 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड। तो C डैश मेरे पास आ गया 6 माइक्रोफैरेड। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, देखो अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, C2 C3 को सॉल्व किया तो क्या आया, C डैश। अब जब हम डायग्राम बनाने जाएंगे तो C1 तो अपनी जगह पे है, इसको तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ये एज इट इज़ वैसे ही बना लिया। लेकिन C2 और C3 को हम सॉल्व कर लिया हमने, अब इसको दोबारा डायग्राम में हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। जिसको सॉल्व कर लेते हैं उसको डायग्राम में से निकाल देते हैं। C2 C3 की जगह हम क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, C डैश ले रहे हैं, कि इनको सॉल्व किया तो C डैश आया, ठीक है। तो अब C2 और C3 की जगह हम क्या रख देंगे, C डैश रख देंगे, और C डैश की वैल्यू क्या है, 6 माइक्रोफैरेड। जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं उसको सर्किट में दोबारा नहीं शो करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमने सॉल्व की हुई होती है उसको रखते हैं। जैसे C2 और C3 इनको सॉल्व किया, और हम किससे शो कर रहे हैं, इनके सम को C डैश से। तो C2 और C3 की जगह हम क्या रखेंगे, C डैश। अब देखो C डैश और C1
इनका कॉम्बिनेशन क्या है, ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन में। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c डैश। ये c क्या है, टोटल कैपेसिटेंस। हम c को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस एक ही चीज़ होती है। हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम c से भी शो कर सकते हैं और ce से भी शो कर सकते हैं, जैसे पीछे मैंने न्यूमेरिकल में किया है। खाली c रखेंगे तो भी सही है, अगर मैं ce रखती हूँ तो भी सही है, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। ओके, अब C1 की जगह हम रखेंगे C1 की वैल्यू, C1 कितना है 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ मैंने रख दिया 4। C डैश की जगह हम रखेंगे C डैश की वैल्यू क्या है 6 माइक्रोफैरेड, यहाँ मैंने रख दिया 6। ये देखो C भी कैपेसिटेंस है, C1 भी कैपेसिटेंस है, C डैश भी कैपेसिटेंस है, तीनों का यूनिट क्या है माइक्रोफैरेड। तो यहाँ हमें ज़रूरत नहीं होती इसके साथ माइक्रो रखने की, अगर रखेंगे तो भी सही है। अगर मैं लिखूँ ना 4 एक्सपोनेंट -6, 6 एक्सपोनेंट -6 तो भी सही है। अगर मैं नहीं लगा दी -6 एक्सपोनेंट -6 तो भी सही है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, 4 और 6 का लेंगे एलसीएम। यहाँ मैंने एलसीएम भी शो किया हुआ है, और एलसीएम जब हम लेंगे तो उस वक्त तक सॉल्व करते हैं जब तक हमारे पास 1 1 1 ना आ जाए। ये 1 1 1 आ गया, अब इसको हमने छोड़ दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 2 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 2 6, 6 2 12, एलसीएम क्या आ गया 12। अब जो एलसीएम आता है उसको बारी बारी ऊपर वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ भी मैंने 12 रख दिया, यहाँ भी मैंने 12 रख दिया। जब मैंने 12 यहाँ रखा तो यहाँ देखो नीचे 4 भी तो था, ये 12 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ क्या आ गया 3। इसी तरह से ये 12 है तो यहाँ नीचे 6 भी तो है, 6 और 12 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, यहाँ 2 आ गया, 3 + 2 5। ये मेरे पास वैल्यू आई 1/c। 1/c क्या है 5 डिवाइडेड बाय 12, और मुझे चाहिए c की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 5, और c हमारे पास आ गया 2.4 माइक्रोफैरेड। c क्या है, टोटल कैपेसिटेंस कितनी आई 2 माइक्रोफैरेड। मैंने क्या बताया था कि अगर हमें चार्ज, वोल्टेज कुछ भी फाइंड करना हो तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज के लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू CV में Q है टोटल चार्ज, C क्या होगा टोटल कैपेसिटेंस, V क्या होगा टोटल वोल्टेज। टोटल कैपेसिटेंस की जगह हम क्या रखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू जो हमने ये फाइंड की है 2.4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो C की जगह हम रख देंगे 2.4 माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज की जगह हम रखेंगे ये रहा जो वोल्टेज गिवन है। टोटल वोल्टेज कितना गिवन है 6 वोल्ट, यहाँ डेटा में लिखा भी है मैंने, ठीक है। तो वोल्टेज की जगह हम क्या रख देंगे 6 रख देंगे, ठीक है, टोटल वोल्टेज। और कैपेसिटेंस की जगह रखेंगे टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू 2.4 एक्सपोनेंट -6, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ गया 14.4 एक्सपोनेंट -6 कूलम टोटल चार्ज, ठीक है। डायग्राम पे ज़रा मैं वापस जा रही हूँ। अब डायग्राम में देखो हमने यहाँ तक क्या किया, टोटल कैपेसिटेंस टोटल चार्ज हमने फाइंड कर लिया। अब वापस डायग्राम पे आएंगे, यहाँ पे है C1 C2 C3। देखो यहाँ से ये बैटरी से जब यहाँ से मैं जाऊँगी तो सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा है C1, तो हम पहले C1 को देखेंगे, ठीक है। अब C1 मिला, अब C1 में देखो कि कौन से कॉम्बिनेशन में है। C1 है सीरीज़ में, C1 किस में लगा है सीरीज़ में। सीरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या पढ़ाए थे कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो टोटल चार्ज है वही चार्ज सीरीज़ वाले कैपेसिटर्स पे हमें मिलेगा। टोटल चार्ज हमने फाइंड कर लिया, C1 है किसमें सीरीज़ में, और टोटल चार्ज हमने फाइंड किया कितना है 14.4 एक्सपोनेंट -6। तो हम लिखेंगे एज C1 इज़ इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन सो, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें पता है चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम खुद से लिख देंगे Q इक्वल्स टू Q1, यानी जो टोटल चार्ज होता है वही चार्ज सीरीज़ वाले कैपेसिटर पे जाता है, और सीरीज़ में हमारे पास क्या है Q1 है, सॉरी C1 लगा है। तो C1 के लिए चार्ज क्या हो जाएगा Q1, जो किसके इक्वल होगा टोटल चार्ज के। तो यहाँ मैंने लिख दिया Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू 14.6 एक्सपोनेंट -6 कूलम। ये जो हमने फाइंड किया, मैंने Q लिखा क्योंकि C1 किस में है सीरीज़ में,
और हमें पता है जब कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो टोटल चार्ज है वही सीरीज़ वाले कैपेसिटर पे हमें चार्ज मिलता है। सीरीज़ में C1 था तो C1 के लिए Q1 किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल चार्ज के, ठीक है। लेकिन क्या है, सीरीज़ में जब हम कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो वोल्टेज हमें फाइंड करना होगा। देखो Q1 हमने फाइंड नहीं किया, हमने Q1 को डायरेक्ट Q के इक्वल कर दिया। लेकिन जब कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो वोल्टेज फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे V1 इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाय C1। C1 के लिए हमें वोल्टेज फाइंड करना है, C1 है तो C1 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1। और हमें पता है C1 कैसे लगा है, सीरीज़ में। जब कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाते हैं चार्ज कांस्टेंट होता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टेज हमें फाइंड करना होता है। अब Q1 की जगह हम Q1 की वैल्यू रखेंगे। देखो Q1 क्या है, 14.6 एक्सपोनेंट माइनस 6। यहाँ तो मैंने रख दिया 14.6 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइडेड बाय C1। अब पीछे से हम देख लेते हैं C1 की वैल्यू क्या है, 4 माइक्रोफेरेड। तो C1 की जगह हम क्या रख देंगे, 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो V1 मेरे पास आ गया 3.6 वोल्ट, ठीक है। दोबारा वापस मैं ज़रा डायग्राम पे जा रही हूँ। तो C1 क्या है, सीरीज़ में है। वो कैपेसिटर्स जो सीरीज़ में लगे होते हैं, जब वोल्टेज उनसे पास होता है तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसको इस तरह से समझो, जब वोल्टेज सीरीज़ वाले कैपेसिटर से पास होगा तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज खा लेते हैं। तो ये C1 क्या करेगा, ये 6 वोल्ट है ना, C1 ये 6 वोल्ट जब यहाँ से होता होता ये C1 तक आएगा तो ये 6 वोल्ट होगा, ठीक है ना। अब C1 क्या करेगा, 6 में से कुछ वोल्टेज क्या करेगा, खा लेगा, फिर बाकी जो बचेगा उसको आगे भेजेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि C1 के लिए V1 कितना था, ये हमारे पास आ गया 3.6, यानी C1 क्या करेगा, 3.6 में से 6 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। तो C1 क्या करेगा, टोटल वोल्टेज में से 3.6 अपने पास रख लेगा और बाकी जो बचेगा उसको आगे बेचेगा। अब हम देखेंगे बाकी जो बच रहा है वो कितना बच रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने लिखी इक्वेशन V डैश इक्वल्स टू V माइनस V1। V कितना है, 6, V की जगह मैंने 6 रख दिया। V1 अभी हमने फाइंड किया 3.6, तो V1 की जगह हमने रख दिया 3.6। 6 में से 3.6 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 2.4 वोल्ट, यानी कि जब वोल्टेज C1 पे जाएगा 6 वोल्ट होगा, लेकिन C1 क्या करेगा, 3.6 अपने पास रख लेगा और जब C1 से होते हुए वोल्टेज आगे आएगा तो वो रह जाएगा 2.4। डायग्राम पे थोड़ा मैं वापस जा रही हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये लाल पॉइंट नज़र आ रहा है, रेड डॉट, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट ही चलते चलते जब यहाँ तक आया तो C1 3.6 अपने पास रखेगा। अब 6 में से 3.6 को माइनस किया तो 2.4। जैसे ही वोल्टेज C1 से बाहर आया तो अब ये 2.4 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, 2.4। जब C1 से वोल्टेज आगे आया तो इसको दो कैपेसिटर्स मिले, एक C2 मिला, एक क्या मिला, C3। अब C2 और C3 क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। यहाँ पे जब वोल्टेज आया तो क्या है, 2.4। अब 2.4 को दो कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं, C2 और C3, जो दोनों पैरेलल में हैं। और पैरेलल में मैंने क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे पैरेलल के, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, यानी कि 2.4 जो वोल्टेज है वही C2 पे जाएगा और C3 पे भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज 2.4 ही रहेगा। क्यों 2.4 रहेगा, कि C2 और C3 पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इस वजह से हमें C2 पे जो वोल्टेज मिलेगा वो भी 2.4 होगा और C3 पे जो वोल्टेज मिलेगा वो भी क्या होगा, 2.4 होगा, ठीक है। जो हमने फाइंड किया हम लिख भी देंगे एज C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो हेयर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। पैरेलल में है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने क्या कहा कि V डैश कितना है, 2.4। मैंने इक्वेशन लिख दी V डैश इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू 2.4 वोल्ट, यानी V डैश जो है वही V2 है, वही V3 है और कितना है, 2.4, ठीक है। अब क्या है कि C2 और C3 के लिए वोल्टेज तो मेरे पास आ गया। अब C1 के लिए हमारे पास चार्ज भी आ गया, Q1 वोल्टेज भी हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से हमारे पास C2 और C3 के लिए क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। अब C2 और C3 के लिए हम फाइंड करेंगे चार्ज। C2 के लिए चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, C2V2। C2 की जगह हम C2 की वैल्यू रखेंगे। हम डायग्राम पे जाके देख लेते हैं वापस, ठीक है।
डायग्राम में देखो C2 की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, तो C2 की जगह क्या रखेंगे 4 माइक्रोफेरेड, और C3 कितना है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। यहाँ मैं वापस आती हूँ, तो C2 की जगह रखेंगे 4 माइक्रोफेरेड था तो 4 एक्सपोनेंट -6, ये है 4 एक्सपोनेंट -6, और V2 कितना है 2.4, V2 की जगह रख दिया 2.4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q2 हमारे पास आ गया 9.6 एक्सपोनेंट -6 कूलम। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे Q3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे Q3 इक्वल्स टू C3 V3। C3 कितना था 2 माइक्रोफेरेड, तो मैंने C3 की जगह रख दिया 2 एक्सपोनेंट -6, और V3 क्या था 2.4, हमने V3 की जगह रख दिया 2.4, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.8 एक्सपोनेंट -6 कूलम। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर को चेक करने के लिए कि वो कैपेसिटर जो सीरीज़ में लगे होते हैं, सीरीज़ में क्या लगा था C2 और C3, C2 का चार्ज क्या है Q2, C3 का चार्ज क्या है Q3, जो यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। अब Q2 और Q3 का सम लो, सिर्फ कैलकुलेटर में सम करो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम 9.6 एक्सपोनेंट -6 और 4.8 एक्सपोनेंट -6 को हम सम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.4, ठीक है। दोनों का सम लेके देखो, ये आएगा 14.4 एक्सपोनेंट -6, जो किसके इक्वल है टोटल चार्ज के। देखो टोटल चार्ज हमारे पास क्या है 14.4 एक्सपोनेंट -6। अगर वो कैपेसिटर्स जो पैरेलल में लगे होते हैं उनके चार्ज का हम सम लें तो वो टोटल चार्ज के इक्वल आना चाहिए। अगर आता है तो इट मीन्स हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो पैरेलल में क्या था हमारे पास C2 और C3। C2 के लिए चार्ज हमने फाइंड किया Q2 कितना है ये 9.6 एक्सपोनेंट -6। C3 के लिए हमने चार्ज फाइंड किया Q3, और Q3 की वैल्यू क्या है 4.8 एक्सपोनेंट -6। अब ये 4.8 और 9.6 को प्लस करो तो ये आ जाएगा 14.4, जो टोटल चार्ज के इक्वल है। इट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन है बिल्कुल सही है। कल जितनी बच्चियों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे अपने पास भी तुमने सोल्यूशन रखा होगा। अब खुद से इसको मैच करो और मैच करके देखो तुम्हारी कितनी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। पहले इसको अच्छी तरह से समझो, समझ के एक दफ़ा देख के करो, ठीक है। एक दफ़ा समझो, समझ के फिर क्या करो देख के करो। फिर इसके बाद क्या करो कि क्वेश्चन जो है अलग पेज पे उतार लो, फिर उन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं समझ में आता रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनो फिर करो। एक एक क्वेश्चन सुन लिया, अब उसको देख देख के करो। अब वही क्वेश्चन को बगैर देखे करो, ठीक है। बगैर देखे 2 टाइम तो करो, दोनों दफ़ा सोल्यूशन सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 किया, अब क्वेश्चन नंबर 2 को उठाओ और उसको करो। एक दफ़ा देख के करो, 2 दफ़ा बगैर देखे करो, ठीक है। दोनों दफ़ा आंसर सही आने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, सुनो, समझो और उसको साथ साथ सॉल्व करो। फिर क्या करो, खुद से करने की कोशिश करो। मिस्टेक होती है उसको दोबारा करो, उस वक्त तक रिपीट करते चले जाओ जब तक तुम्हारी हर मिस्टेक जो है ख़त्म हो जाए, ठीक। इसको कहते हैं प्रैक्टिस करना, इसको कहते हैं मेहनत करना। मेहनत ये नहीं है कि तुमने लेक्चर मैंने दे दिया, तुमने सुन लिया और ठप करके अपनी बंद करके बुक्स रख दी, ये मेहनत नहीं है। मेहनत क्या है कि पहले गौर से सुनो, फिर जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे साथ साथ देखते जाओ और करते जाओ। सेकेंड टाइम क्या करो, सिर्फ क्वेश्चन रखो और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और उस वक्त तक सॉल्व करो जब तक हर तुम्हारा एरर रिमूव नहीं हो जाता, तुम्हें हिफ्ज नहीं हो जाती चीज़ें। ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना इस तरह की चीज़ें, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, और ख़ुद से करनी पड़ेगी। कोशिश करो कि ख़ुद से करो। कोशिश नहीं करोगे तो ज़ाहिर फिर तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता, ना मैं सिखा सकती हूँ ना कोई और सिखा सकता है। ओके, यहाँ तक का मेरा लेक्चर था, इसको अच्छी तरह से करना, ठीक है। और फिर ऐसा है कि आज रात को 9 बजे फिर मैं 2 न्यूमेरिकल दूंगी, 2 न्यूमेरिकल दूंगी। टेस्ट नहीं समझो, तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुम्हें सॉल्व करके मुझे खुद से दिखाना है। ये 1-2 दिन और न्यूमेरिकल चलेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी चलें। बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो ज़ाहिर उस वक्त तक समझाऊंगी जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा और मैं आगे बढ़ जाऊँ तो ना तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा है ना तुम्हारे पढ़ने का फ़ायदा, और इस तरह तो मैं पढ़ाती भी नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, मेहनत करनी है। मेहनत ऐसे करनी है जैसे मैं बता रही हूँ, ऐसे मेहनत करनी है तुम लोग को, ठीक है। आज रात 9 बजे दोबारा से एक टेस्ट होगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही दूंगी, कोशिश करना और ख़ुद से करना बेटा, ठीक है ना। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे जल्दी पूछा करो। ये नहीं कि टेस्ट शुरू होने वाला है 10 मिनट 15 मिनट
30 मिनट बाकी हैं और फिर मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं, मिस समझ नहीं आया, मिस समझ नहीं आया। भाई सुबह से कहाँ थे तुम लोग? 9:30 बल्कि 9:40 में मैंने टेस्ट तुम्हारा लेना है 9 बजे और तुम लोग मुझे कर रहे हो 8:40 में मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो 8:35 पे कर रहे हो कि मुझे समझ नहीं आया। मतलब मजाक ही हो गया फिर तो ये। तुम्हें अगर मुझसे पूछना है, मैं क्या कहती हूँ कि 5 बजे रजिस्टर खोल के बैठा करो, प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा 5 बजे नहीं तुमने पूछा, 6 बजे 6:30 बजे तक पूछ लो ताकि मैं समझाऊं और मेरे से समझाने के बाद तुम्हारे पास टाइम हो और प्रैक्टिस करो। पढ़ाई है, कोई मजाक नहीं है कि 2 मिनट पहले पूछोगे मैं बताऊंगी, तो प्रैक्टिस किस वक्त करोगे ये बता दो मुझे। ओके, आज रात 9 बजे दोबारा से टेस्ट होगा, 2 न्यूमेरिकल्स होंगे। कुछ अगर पूछना होगा तो सब बच्चे 7 बजे से पहले मुझसे पूछेंगे, 7 बजे के बाद मैं किसी को नहीं समझाऊंगी, ठीक है। चलो आज रात 9 बजे तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक टेस्ट दोबारा दूंगी इंशाल्लाह मैं, ठीक है। जैसे मैं कहती जाती हूँ वैसे वैसे मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करो, ठीक है।